चलिए, बनाए थे कि नहीं? आइए तो एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। आवाज पहुंच रही है ठीक से? आवाज ठीक है ना? लगा कम है आवाज। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है, नियत ताप पर गैस के निश्चित मात्रा का मतलब है कि मोलों की संख्या भी क्या है? कांस्टेंट। तो नियत ताप पर गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये किसका नियम है? ये बॉयल का नियम है। अब इसी नियम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। तो ये बॉयल का नियम है कि नियत ताप पर गैस के निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप दोनों तरह से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉयल का नियम है। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर, फिर ताप ही कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाएगा? आयतन कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन और दाब के बीच संबंध उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना करने पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना करने पर आयतन तो कम होगा। दाब तिगुना हुआ तो बॉयल के नियम से आयतन क्या हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा। स्थिर ताप पर अगर गैस का दाब तिगुना तो आयतन घटकर तिहाई, दाब दुगुना तो आयतन घटकर आधा। नेक्स्ट, दिए गए ताप पर गैस का एक निश्चित मात्रा के लिए, दिए गए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब बटे घनत्व का जिक्र कर रहा है। दाब बटे घनत्व का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर दाब बटे घनत्व का मान निश्चित रहता है तो इसका मतलब है कि दाब समानुपाती है किसका? घनत्व का। अगर दाब बटे घनत्व का मान नियत है तो इसका मतलब है कि दाब समानुपाती है किसका? और ये नियम आपको किससे निकलता है? बॉयल के नियम से। गैस के दाब और घनत्व के बीच के संबंधों का भी पता किससे लगता है? बॉयल के नियम से। और दाब के घनत्व और गैस के दाब और घनत्व के बीच संबंध सीधा है, बॉयल के नियम से यह बात पता चलता है। नेक्स्ट, सही गैस समीकरण निम्न में कौन सा है? सही गैस समीकरण निम्न में कौन सा है? तो यहां पर दोस्तों दाब भी है, ताप भी है, आयतन भी है। यानी कि यहां पर क्या किया गया है कि बॉयल और चार्ल्स के नियमों को आपस में क्या किया गया है? मिलाया गया है। बॉयल का नियम क्या है कि P1 V1 बराबर P2 V2 है कि नहीं है? और चार्ल्स का नियम है V1/T1 बराबर V2/T2 है कि नहीं है? P1 V1 बराबर P2 V2 V1/T1 बराबर V2, ये चार्ल्स का नियम है। अब इन दोनों नियमों को अगर हम मिला दें, तो ये P1 V1 बराबर P2 V2, अब बटे हम T1 कर दे और T2 कर दे तो दोनों नियम मिल जाएगा। बात करिए, दोनों नियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
अब ध्यान दीजिए, इस P2 को उठाकर यहां पर फिक्स कर दें, P2 को उठाकर यहां फिक्स कर दे कि नहीं? तो अगर P1 V1 इस P2 को यहां ले आए, P2 T1 बराबर, अच्छा इस P2 को हम यहां ले आए, एक मिनट, ये नियम है, आप पकड़िए तो कौन होगा? P1 V1, अच्छा ये दोनों टर्म को यहां ले आकर उसको वहां फिक्स किया। हाँ, अब देखिए P1 V1 इसको यहां ले आएंगे, P2 V2, तो T1 को उधर भेज दीजिए, T1 बाय T2, तो रिलेशन यही निकलेगा किसका? ए का। तो ये बॉयल और चार्ल्स का सम्मिलित रूप है, ठीक है ना? बॉयल और चार्ल्स का सम्मिलित रूप है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, सबको पता है मैथमेटिक्स में, तो इस टर्म को यहां ले आए, इस टर्म को यहां भेज दिए। अब देखिए इस टर्म को कई तरह से बदल बदल कर ऑप्शन दे सकता है, तो मेनली ये देखना है कि ये जो प्रश्न है इसमें बॉयल और चार्ल्स दोनों का नियम मिक्स है। आगे बढ़ते हैं। नियत दाब पर, नियत दाब पर यानी कि नियत दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होते हैं। तो परम ताप के समानुपाती होते हैं, किसका नियम? चार्ल्स का नियम है। आयतन परम ताप के समानुपाती होते हैं, ये चार्ल्स का नियम है, ये चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट, स्थिर दाब पर गैस नियम के अनुसार, तो स्थिर दाब पर गैस नियम का अनुसार कि गैस का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। परम ताप के क्या होता है? तो परम ताप किसे कहते हैं? केल्विन में व्यक्त ताप के, और केल्विन वाला ताप आपको किस में है? सी में है। देखिए यहां पर भी है, लेकिन यहां ताप क्या है? सेल्सियस में है, और सेल्सियस में व्यक्त ताप को परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केवल किस में होगा? केल्विन में होगा, इसलिए इसका आंसर ए नहीं बल्कि सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉयल के नियम में ताप नियत रहता है। बिल्कुल दोस्तों, बॉयल के नियम में ताप कांस्टेंट रहता है, और चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट रहता है, और एवोगाड्रो में ताप और दाब, ये सारे के सारे कथन क्या है? सारे के सारे कथन सही है। बॉयल के नियम में ताप, चार्ल्स के नियम में दाब, जबकि एवोगाड्रो के नियम में ताप तथा दाब दोनों नियत रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक गैस का नियम नहीं है? बिल्कुल, फैराडे का नियम गैस का नियम नहीं है। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस का, तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय, तो फैराडे भी काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। फैराडे ने विद्युत अपघटन का और विद्युत चुंबकीय प्रेरण इनका नियम दिए हैं। नेक्स्ट, गैस के स्थिर आयतन, आयतन को ही कांस्टेंट मार दिया, यानी गेलुसेक है क्या? आयतन को ही कांस्टेंट मारा है, और ताप और दाब के बीच का संबंध किसने बताया है? गेलुसेक ने। और यह संबंध कैसा है? यह संबंध सीधा समानुपाती संबंध है। यह संबंध सीधा समानुपाती संबंध है, गेलुसेक का नियम है।
नेक्स्ट, बॉयल नियम स्थिर ताप पर गैस के आयतन तथा दाब के बीच का संबंध बतलाता है। बिल्कुल सही है। बॉयल नियम के सहायता से गैस के दाब और घनत्व के बीच के संबंध को स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इस तरह हमारा दोनों कथन क्या है, सही है। बॉयल के नियम से आयतन और दाब के बीच का संबंध ज्ञात किया जा सकता है जो व्युत्क्रमानुपाती है, और बॉयल के नियम से ही दाब और घनत्व के बीच के संबंध को हम स्थापित करते हैं जो संबंध सीधा समानुपाती संबंध है। कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर, अभी दाब कह दिया है नियत, ये चार्ज पर जाकर अटकेगा क्या? नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से उसके निरपेक्ष तापमान को भी अंग्रेजी में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, यानी परम ताप का ही पर्यायवाची निरपेक्ष ताप है। यानी कि सीधा ये आपका ठहर कर निकलेगा कहां पर? चार्ज पर। समान ताप अणुओं की संख्या समान, इतना ही पढ़ने के बाद आपको याद आ जाएगा क्या? अणु के समान होने की बात केवल कौन किए हैं? एवोगाड्रो ने किए हैं। अणुओं की संख्या समान हो, एवोगाड्रो। सिर्फ एवोगाड्रो में मिस्टेक नहीं करना है कि एवोगाड्रो ने परमाणु की कहीं बात नहीं की है। समान ताप दाब की स्थिति में सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगाड्रो का नियम है। ताप और दाब के समान अवस्था में, दोस्तों यहीं पर ताप और दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैस के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की संख्या समान होती है। परमाणुओं का जिक्र नहीं करना है। एवोगाड्रो परिकल्पना को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं। एवोगाड्रो परिकल्पना के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर सभी गैस के बराबर होंगे। अणुओं की संख्या गैस वाले चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है बोर्ड का, ठीक है। अणु परमाणु के बीच उलझा दिया जाए, सीधा समझ जाइए ना, गैस में कहीं भी परमाणुओं का जिक्र हुआ ही नहीं है। गैस नियम में जितने भी गैस नियम प्रतिपादित हैं सभी गैस के अणुओं पर है। बॉयल नियम है गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती या दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? नेक्स्ट, चार्ल्स का नियम बी नंबर, चार्ल्स का नियम। ये तो अभी तुरंत देखे हैं कि भी समानुपाती 1/p या p समानुपाती 1/v, ये किसका नियम है? और बॉयल के नियम में ताप क्या रहता है? कांस्टेंट। तो स्थिर ये संबंध हमें प्राप्त होंगे किस पर? बॉयल के नियम में, जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है? ताप कांस्टेंट रहता है। दोस्तों भी समानुपाती टी है, वहां पर भी समानुपाती टी है। तो ये तो आपका किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। और चार्ल्स के नियम में दाब को क्या रखा गया है? तो ये आपको प्राप्त होगा स्थिर दाब पर। चार्ल्स का नियम है और चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर, स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है? और P1 V1 बराबर, और इसी को तोड़ेंगे तो P समानुपाती भी निकलेगा। किसके नियम से? बॉयल के नियम से। किसके नियम से?
बॉयल के नियम ही हमें दाब और घनत्व के बीच के संबंध को बतलाएंगे और दाब और घनत्व के बीच का संबंध बॉयल के नियम के अनुसार सीधा समानुपाती संबंध निकलता है, सीधा समानुपाती संबंध निकलता है। अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण या आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। अवस्था समीकरण या आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर, गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है आर सूचित करता है गैस नियतांक। आर क्या सूचित करता है? आर गैस कांस्टेंट है ना, तो आर गैस कांस्टेंट है, तो इसमें कोई न मोल की संख्या को कौन बताएगा? एन बताएगा, तो सवाल गलत है, ऑप्शन कोई नहीं होगा। गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है किसको? गैस नियतांक को सूचित करता है, गैस नियतांक को सूचित करता है। पी दाब को सूचित करता है, भी आयतन को सूचित करता है, एन मोलों की संख्या को सूचित करता है और टी तापमान को सूचित करता है, तो आर गैस नियतांक को सूचित करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गैस नियतांक। क्लियर? सवाल मिस्टेक है। क्लियर? आगे बढ़े। गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में नियतांक आर का मान किस पर निर्भर करता है? माप की इकाई पर। माप की इकाई बदलने पर आर के मान में बदलाव हो जाते हैं। इसमें घुल मिल गया है सब गैस न जी, गैस नियम का विसरण हो गया है। नोट में ठीक है कि नहीं? एक मिनट देखें। पहला नियम है P1 V1 बराबर P2 V2 और P1 V1 बराबर P2 V2, तो ये बॉयल का नियम है। अब बॉयल के नियम में T तथा N क्या सही है? तो A नंबर सही है, ए नंबर सही है। बी नंबर है भी समानुपाती एन, भी समानुपाती एन, तो V1 बाय N1 बराबर V2 बाय N2 होगा एवोगाड्रो से, और V1 बाय N1 बराबर V2 बाय N2, तो V1 बाय V2 बराबर N1 बाय N2। तो इसमें P तथा T, इसमें P तथा T दोनों क्या होगा? तो B भी सही है, तो B भी सही है। B आपको एवोगाड्रो से है, ठीक है। A आपका बॉयल से है, B आपका क्या है? एवोगाड्रो से है। C नंबर को चेक कर लेते हैं। C नंबर को चेक कर लेते हैं। P1 बाय P1 T1, हाँ गैलुसेक के अनुसार P1 बाय T1 बराबर P2 बाय, गैलुसेक में है ना, गैलुसेक नियम से P1 बाय T1 बराबर P2 बाय T2, तो क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो P1 T2 बराबर P2 T1 होगा कि नहीं होगा? गैलुसेक के नियम में आयतन क्या रहता है? कांस्टेंट। आयतन कांस्टेंट है, हाँ मोलों की संख्या भी गैलुसेक में कांस्टेंट रहेगा, तो सी भी सही है। तो क्या गलत है? बिल्कुल मोलों की संख्या और तापमान के बीच संबंध कोई बताया है? नहीं बताया है। मोलों के बीच और तापमान के बीच संबंध उजागर नहीं है, इसीलिए आपका गलत कथन कौन है? गलत कथन कौन है? बिल्कुल आपका ए नंबर में बॉयल का जिक्र है, बी नंबर में एवोगाड्रो का और सी नंबर में गैलुसेक का। समझे कि नहीं समझे? बॉयल का ए नंबर में, बी नंबर में एवोगाड्रो, सी नंबर में गैलुसेक, जबकि डी नंबर किसी का नहीं है और डी नंबर आपका क्या है? गलत है।
कोई दिक्कत समझ गए इस सवाल को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं किस पर? परम शून्य ताप पर। और परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री और बी और सी, सॉरी बी और सी दोनों होगा, 0 केल्विन भी होगा अब -273 डिग्री सेल्सियस भी होगा। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव। प्रायोगिक तौर पर यह ताप को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, सैद्धांतिक तौर पर चार्ल्स के नियमों को विस्तार देने पर परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। प्रायोगिक रूप से इस ताप को प्राप्त करना संभव नहीं है, जिसका जिक्र थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करता है। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम यही बताता है कि परम शून्य ताप को प्राप्त करना संभव नहीं है। ऊष्मागतिकी का नाम फिजिक्स में है। फिजिक्स में जो भी थर्मोडायनेमिक्स का रूल पढ़े होंगे 4 रूल है, 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड रूल यही बताता है कि परम शून्य ताप को प्रायोगिक तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ताप का परम पैमाना किसे कहते हैं? केल्विन को कहते हैं। ताप का परम पैमाना एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर केल्विन को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। बिल्कुल, परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप है, इसको प्राप्त करना संभव। किसी भी गैस का आयतन परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होता, क्योंकि इस ताप के पूर्व ही गैस द्रव या ठोस में परिणत हो जाता है। बिल्कुल सारे कथन, दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है कि परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इस ताप को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उतने ताप तक अगर हम गैस को ठंडा कर भी ले तो उससे पहले गैस द्रव या ठोस अवस्था में परिणत हो जाता है। किसी गैस पर दाब आरोपित करने पर या संपीड़ित करने पर, दाब आरोपित करने पर या संपीड़ित करने पर क्या होगा? तो दाब आरोपित करने पर दाब तो बढ़ेगा। गैलुसेक नियम के अनुसार ताप भी क्या होगा? यानी कि ताप दाब, एक गैस पर दाब आरोपित करेंगे तो दाब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और गैलुसेक कहता है कि अगर दाब बढ़ा तो ताप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आयतन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक गैस पर दाब आरोपित करने पर गैस का ताप और दाब दोनों बढ़ता है। गैस का ताप और दाब दोनों बढ़ता है। बहुत लोग 30 का आंसर ए दे रहे हैं, 30 का आंसर ए होगा, लेकिन ए के सामने सी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। आदर्श गैस के गुण नहीं है। कौन गुण नहीं है जी? आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है। सरासर गलत है। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है जिसके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल या आकर्षण बल नहीं होते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी अधिक मोल होगी उतनी अधिक गतिज ऊर्जा की प्राप्ति होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है। बिल्कुल सही है। वास्तविक गैस वंडर वाल्स के अवस्था समीकरण का पालन करता है। बिल्कुल सही है। सभी ज्ञात गैसें वास्तविक गैस हैं।
बिल्कुल तीनों का तीनों कथन क्या है, सही है। थोड़ा सा आप सुधार करिएगा। पिछले क्लास में हम बताए थे कि वंडर वाल्स नियम पर आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वंडर वाल्स इक्वेशन केवल और केवल वास्तविक गैसों के लिए है, आदर्श गैसों के लिए नहीं है। ठीक है ना, ये हम बताए थे, हमको मतलब याद था। तो आप याद रखिएगा कि वंडर वाल्स इक्वेशन केवल और केवल वास्तविक गैसों के लिए सही है, आदर्श गैस पर वंडर वाल्स के नियम लागू नहीं होते हैं। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करते हैं? उच्च ताप और इसके अलावे और कोई भी परिस्थिति नहीं है। पीबी बराबर एनआरटी के किस पद को संशोधित कर वंडर वाल्स ने वास्तविक किस पद में संशोधन किया था? आयतन और दाब में। वंडर वाल्स ने पीबी बराबर एनआरटी के किस पद में संशोधन किया था? तो दो पद में, एक आयतन दूसरा दाब में। उच्च ताप और निम्न दाब पर वंडर वाल्स समीकरण हो जाएगा। देखिए, उच्च ताप और निम्न दाब के समय वास्तविक गैस क्या बन जाएगा? आदर्श गैस। वास्तविक गैस क्या बन जाएगा? आदर्श गैस बराबर पीवी बराबर एनआरटी, और एन बराबर 1 मोल कर दें, एन बराबर 1 मोल कर दें तो पीवी बराबर आरटी, पीवी बराबर, तो इसका आंसर सी होगा। ध्यान दे रहे कि नहीं? क्या पूछ रहा है कि उच्च ताप और निम्न दाब पर वंडर वाल्स समीकरण क्या हो जाएगा? तो वंडर वाल्स समीकरण किसके लिए है? और वास्तविक गैस उच्च ताप और निम्न दाब पर किस तरह व्यवहार करेंगे? और आदर्श गैस के तरह व्यवहार करेंगे तो वह किस नियम का पालन करेंगे? वंडर वाल्स इक्वेशन में एन बराबर 1 मोल करेंगे, मतलब एन बराबर 1 मोल करेंगे तो पीवी बराबर, तो यहां पर सही क्या होगा? सी होगा। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, अन्योन्य क्रिया से विहीन यानी आपस में रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली, अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब की बात की जा रही है। और आंशिक दाब की बात किसने किया है? जॉन डाल्टन ने किया। किसने किया है? अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह जॉन डाल्टन का आंशिक गैस दाब का नियम है। गैसों का विसरण नियम किसने दिया है? थॉमस ग्राहम ने। विसरण नियम थॉमस ग्राहम ने दिया है। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के गुरुत्वाकर्षण परस्पर घुल मिल जाना विसरण, परस्पर घुल मिल जाना विसरण कहलाता है। परस्पर घुल मिल जाना विसरण कहलाता है। निश्चित ताप और दाब विसरण की बात की जा रही है। क्या होगा? विसरण से जुड़ा और कोई वैज्ञानिक है ही नहीं। तो विसरण के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों नियम है। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार गैसों का विसरण वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती या उसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, और हमको लगता है घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर ताप पर दाब बढ़ने से
गैसों के विसरण वेग में कमी आ जाती है, बिल्कुल नहीं, गलत। स्थिर ताप पर दाब बढ़ने से गैसों का ताप बढ़ जाएगा ना। P समानुपाती और ताप स्थिर क्या है, ताप स्थिर, सॉरी, स्थिर ताप पर दाब बढ़ने से गैसों के विसरण वेग में कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी आएगी। निश्चित रूप से दबाएंगे तो गैस परस्पर घुलने मिलने की प्रक्रिया में और तेजी ला देगा। तो ये गलत कथन है। विसरण वेग पर गैसों के दाब एवं ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल गलत है। दाब का भी प्रभाव पड़ता है और ताप का भी प्रभाव। अगर हम स्थिर ताप पर दाब बढ़ाएंगे तो विसरण वेग भी बढ़ेगा, और स्थिर दाब पर ताप बढ़ाएंगे तो भी विसरण वेग बढ़ेगा। दोनों कथन क्या है, गलत है, दोनों कथन गलत है। गैस के विसरण हेतु यह आवश्यक है कि गैसों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया संभव। अगर गैस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, गैस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो फिर विसरण कैसे होगा, एक नया पदार्थ बनकर रेडी हो जाएगा। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार गैसों का विसरण दर, गैसों का विसरण दर तथा घनत्व के बीच सही संबंध है। R1/R2 बराबर D2/, यानी कि विसरण वेग घनत्व के वर्गमूल के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार विसरण वेग घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। नेक्स्ट, कमरे के किसी कोने में इत्र की शीशी खुला छोड़ देने से उसकी खुशबू प्रत्येक भाग में फैल जा रहा है, ये क्या है, ये विसरण नियम है दोस्तों, ये विसरण नियम है। गैस के विसरण नियम का उपयोग होता है, ग्राहम के विसरण नियम का उपयोग गैसों को अलग करने में, समस्थानिकों को अलग करने में और वाष्प घनत्व के भी निर्धारण में होता है। अब कहिएगा कि विसरण नियम का उपयोग वाष्प घनत्व के निर्धारण में कैसे होता है, तो विसरण वेग से हम घनत्व का पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, घनत्व का पता लगा सकते हैं। तो गैस का वाष्प घनत्व एक ही बात हुआ। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस के विसरण दर का अनुपात, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है और हाइड्रोजन का 1 mu। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विसरण वेग का अनुपात दोनों के घनत्व के दोनों के आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होगा, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान ऊपर और ऑक्सीजन का नीचे, तो 1/4, 1/। विसरण वेग घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम इसको आणविक द्रव्यमान के आधार पर बनाए हैं। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना, 16 mu, और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 mu। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण वेग का अनुपात दोनों के आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, और आंसर कितना निकला, 1/4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वाष्प घनत्व क्रमशः 1 और 16 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभी तुरंत हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालें 1 अनुपात, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 4 अनुपात 1, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। 4/1 का मान क्या होगा, 4 ही होगा। नेक्स्ट, CO2 की विसरण गति हवा की अपेक्षा कम होने का कारण क्या है, CO2 का क्या होना, हाँ, वायुमंडल का सबसे भारी गैस कौन है, हाँ, ऑक्सीजन आपका 32 है, नाइट्रोजन आपका 28 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, 44 है।
तो वायुमंडल का सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे भारी गैस, इसलिए इसकी विसरण गति सबसे कम होती है, क्योंकि विसरण गति आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो CO2 की विसरण गति हवा के अपेक्षा कम होता है, एकमात्र कारण CO2 भारी है। गैस के अणु का वास्तविक आयतन नगण्य होता है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैस के संबंध में काइनेटिक थ्योरी नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही इस बात को बताता है कि गैस के अणु का वास्तविक आयतन क्या होता है, नगण्य होता है। हालांकि काइनेटिक थ्योरी जो गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वह आदर्श गैस के सिद्धांतों पर आधारित है। पीबी बराबर एनआरटी, आर का मान कैलोरी, कैलोरी कितना होता है एक बार देखिए तो, देखिए ना कैलोरी वाला मान दिया होगा, कितना है कैलोरी में, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। चलिए तो याद कर लीजिएगा सारा कांस्टेंट, देख रहे हैं पूछ रहा है और लगभग 80% पूछा हुआ प्रश्न डाला हुआ है। तो पीवी बराबर एनआरटी में आर का मान पूछ रहा, आर का मान आप जानते हैं, आर का मान जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी में आर का मान माप के इकाई पर निर्भर करता है, और माप के इकाई पर निर्भर करता है तो भिन्न भिन्न माप की इकाई में कितना मान है आर का, तो कैलोरी में मान है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 49 में किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या, एक कौन कर 49 में, CO2 का अत्यधिक भारी होना, CO2 का भारी होना, CO2 का अत्यधिक भारी, डी में दे दिया अत्यधिक भारी होना, नहीं अत्यधिक भारी तो नहीं है, 32 के सामने 44 अत्यधिक भारी नहीं लगेगा, तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प बी ही है, CO2 क्या है, भारी है। बहुत ज़्यादा भारी रहेगा तो डायरेक्ट पृथ्वी के भूपर पट्टी पर गिर जाएगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, तो डी के सामने बी जो है सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। हाँ ध्यान दीजिए, गैसों के वाष्प घनत्व तथा अनुभार में संबंध क्या है, तो अनुभार वाष्प घनत्व का क्या होता है, दुगुना होता है, अनुभार वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो इसका अनुभार क्या होगा, 28 होगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो अनुभार 28 होगा, क्योंकि अनुभार वाष्प घनत्व का, आइए गैस एक का वाष्प घनत्व बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है। तो मान लीजिए ए का वाष्प घनत्व, ए का वाष्प घनत्व को हम क्या मान ले x, तो बी का वाष्प घनत्व, बी के वाष्प घनत्व का कितना है 4 गुना, बी का ही मान लेते हैं क्या x, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का वाष्प घनत्व क्या मान लेते हैं 4x हो गया। ए का वाष्प घनत्व बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है, तो हमें बी का वाष्प घनत्व x माने तो ए का वाष्प घनत्व 4x निकल गया। अब करें कि बी का आणविक द्रव्यमान m है, बी का आणविक द्रव्यमान m है, तो बी का आणविक द्रव्यमान m है, तो बी का आणविक द्रव्यमान अगर m है तो बी का वाष्प घनत्व क्या होगा, m/2 होगा, होगा कि नहीं होगा। एक मिनट फिर से आइए, कार्य कि बी का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो वाष्प घनत्व m/2 होगा। अब ए का वाष्प घनत्व m/2 का 4 गुना होगा, m/2 का 4 गुना कितना 2m होगा, तो ए का वाष्प घनत्व 2m, तो
एक का आणविक द्रव्यमान वाष्प घनत्व का 4 गुना, यानी कितना 4m। क्लियर? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बी का आणविक द्रव्यमान कितना है m, और अगर बी का आणविक द्रव्यमान m है तो बी का वाष्प घनत्व m/2। बी का वाष्प घनत्व निकल गया। अब कह रहा है कि ए का वाष्प घनत्व बी के वाष्प घनत्व का 4 गुना है, तो बी का वाष्प घनत्व m/2 और इसका 4 गुना कितना, तो ए का वाष्प घनत्व कितना। अब कह रहा है ए का आणविक द्रव्यमान, तो ए का आणविक द्रव्यमान ए के वाष्प घनत्व का 2 गुना होगा, तो 2m का 2 गुना कितना 4m है। समझे कि नहीं? तिरपन नंबर, अगेन 53 नंबर में सीधा क्वेश्चन तो है, अनुभार वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। 54 अगेन चलियो सकता है, 53 अगेन कह रहा है। आगे बढ़े। किसी गैस की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किसी गैस के गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है इसके परम ताप के। गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है परम ताप के, और ये गैस के गतिज सिद्धांत बताता है। कौन बताता है? हाँ, वायु से हल्की कौन है? वायु से हल्की कौन है? सबका वजन निकालिए तो। ऑक्सीजन का 16 दूनी मुक्त अवस्था में अणु रहता है परमाणु, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, C3H8। तो 12 या 36, 36 8 44। क्लोरीन 71, अमोनिया 14 3, अमोनियम नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, 14 3 17। सबसे हल्की मारिए, अमोनिया है सबसे हल्का। वजन निकल गया सबका, और वजन निकल गया तो सबसे हल्का अमोनिया है। अमोनिया दीजिए आंसर। सबसे हल्की गैस इसमें अमोनिया है, मात्र 17 mu। नेक्स्ट, गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। ताप घटाकर और दाब। निम्नलिखित में किसके द्वारा CO2 पर किए गए प्रयोग से क्रांतिक परिघटना का पता लगा? क्रांतिक परिघटना का पता एंड्रयूज ने लगाया है। किसने? देखिए, किसी भी गैस को द्रव में बदलेंगे तो ताप क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, और दाब क्या करना पड़ेगा? अधिक करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए? किसी भी गैस को द्रव अवस्था में लाने हेतु ताप को कम करना पड़ेगा, जबकि दाब को क्या करना पड़ेगा? अधिक करना पड़ेगा। लेकिन सभी गैस का एक निश्चित ताप होता है, सभी गैस का एक निश्चित ताप होता है, जिससे अधिक ताप पर हम कितना भी दाब लगाकर द्रव अवस्था में नहीं ला सकते। और उसी ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। हर गैस का एक ऐसा ताप होता है जिससे अधिक ताप पर आप कितना भी ज्यादा दाब लगाकर उसे द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते, और उस ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हुआ कि आप 32 डिग्री सेल्सियस अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ताप रखे हैं तो आप कितना भी दाब लगा लीजिए, ये द्रव अवस्था में बदलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, क्रांतिक ताप कितना? 31.1 डिग्री सेल्सियस। गैस के गतिज सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? बर्नौली ने। सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया? बर्नौली ने प्रतिपादित किया, सॉरी। अब बर्नौली के बाद 3 वैज्ञानिक, क्लॉसियस और एक बोल्ट्जमान थे,
और एक मैक्सवेल थे। गैसों के गतिज सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बर्नौली के द्वारा किया गया और बर्नौली के बाद क्लाउसियस, बोल्ट्जमान और मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने और उसमें अन्य बातों को जोड़ा। तो यहां तो बर्नौली है ही नहीं, मैक्सवेल है। सर्वप्रथम दे दिया तो सर्वप्रथम तो बर्नौली होगा। अगर सीधा देता गैस के गतिज सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो मैक्सवेल दे सकते थे, लेकिन सर्वप्रथम की बात की जा रही है और सर्वप्रथम बर्नौली ही है। तो गैस के गतिज सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बर्नौली के द्वारा हुआ। चलिए अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, रेलवे वालों के लिए है कि ना है? हाँ, ग्रुप डी से हमें पूछा जाता है तो आप जान लीजिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। एक गैस का दाब 800 मिलीमीटर पर कितना है? 20 डिग्री ताप पर 2 लीटर आयतन घेरता है। समान ताप, यानी ताप को क्या रख दिया गया है? कांस्टेंट रख दिया गया है। यानी पहले 20 था, अब भी क्या है? दाब बढ़ाकर 800, दाब घटाकर 800 से 500 घट गया है। तो दाब यहां पर घटा है तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए पहला कंडीशन में आपका P1 कितना है? 800 मिलीमीटर, और उसी कंडीशन में V1 कितना है? 2 लीटर। दूसरा कंडीशन में आपका P2 कितना हो गया है? 500, ये 800 है, 500, और आपको कह रहा V2 निकालना। और टेम्परेचर क्या बना के रखा है? किसका नियम लगेगा? बॉयल का। अब बॉयल का नियम है P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 का मान कितना है? 800। V1 का मान कितना है? 2। P2 का मान कितना है? 500। V2 निकालना है तो V2 बराबर हो जाएगा 800 गुना 2 बटे 500। तो कितना हो गया? 8 दूनी 16 बटे 5 या 15, 1 16, 5 दूनी 10, 3.2 लीटर। क्लियर? समझे कि नहीं? P1 V1 बराबर P2 सवाल पर लिखिए ना P1 और V1, और यहां लिख दीजिए P2 V2, ब्रैकेट में लिख दीजिए P1 बराबर P2 V2। आगे बढ़े। 798 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीमीटर है, यानी P1 आपका 798 मिलीमीटर, और इस पर V1 आपका क्या है? 200 मिलीलीटर। ताप स्थिर रखा गया है। ताप क्या रखा गया है? स्थिर। फिर भी बॉयल ही कम आएगा, तो P2 को 760 कर दिया गया है, और आपको निकालना है क्या? V2 निकालना है। क्या निकालना है? V2 निकालना है। तो फिर वही नियम P1 V1 बराबर P2 V2। क्या निकालना है? V2। V2 बराबर P1, V1 बराबर P2। P1 कितना है? 798। V1 कितना है? 200। और P2 कितना जी? P2 कितना है? 700। काटिए तो पॉइंट में आएगा आंसर 210। 210। दो 240 निकल गया नहीं? 240 निकल रहा है। एक बार काटिए कैलकुलेटर से।
210 से 210 ही आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़े। एक गैस का नमूना 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 बार दाब पर 100 डेसीमीटर क्यूब आयतन गिरता है। ताप को स्थिर रखे हैं, फिर ताप स्थिर है, यानी सीधे अब फिर बॉयल को याद करना पड़ेगा। 1 बार दाब पर, यानी कि P1 बराबर 1 बार दाब है और इस पर V1 है 100 डेसीमीटर क्यूब और ताप को स्थिर रखा गया है। तो गैस का आयतन यानी V2 करना है 5 डेसीमीटर क्यूब। तो कितना अतिरिक्त दाब लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप P2 का मान निकालिए। P2 का मान निकालिए। P2 का मान निकालिए तो P1 V1 बराबर P2 V2 और P1 है 1 गुना 100 है ना होगा, और P2 निकालना है और V2 कितना है 5। तो P2 बराबर कितना 20 बार दाब लगाना पड़ेगा। लेकिन 1 बार पहले से लगा, आप क्या पूछ रहा है अतिरिक्त कितना लगा, टोटल कितना लगाना पड़ेगा 20 बार दाब। 1 पहले से लगा हुआ है तो अतिरिक्त कितना लगाना पड़ेगा 19। इसका आंसर 19 होगा, 20 नहीं, क्योंकि दाब नहीं पूछ रहा कितना अतिरिक्त दाब। दरोगा में न्यूमेरिकल आएगा, अभी तक तो नहीं आया दोस्तों। लेकिन आप पढ़ कर रेडी रहिए ना, ऐसा तो नहीं कि रेलवे का एग्जाम नहीं देते होंगे। हैं रेलवे का एग्जाम देते कम आ जाएगा, जान लेना चाहिए। मान लीजिए आइए गया तो टॉपर आप ही ना होंगे बना के। अगला 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन कितना है 100 ml। तो दाब को याद, अच्छा अब दाब स्थिर है, अब चार्ल्स याद करना पड़ेगा। चार्ल्स याद करना पड़ेगा। T1 कितना जी 20 डिग्री सेल्सियस और V1 कितना है 100 ml। 100 ml है, क्लियर। दाब को स्थिर रखा गया है और T2 कितना है 40। तो गैस का आयतन कितना होगा? सबसे पहले ये परम ताप नहीं है, चार्ल्स का नियम लागू नहीं होगा, इसको परम ताप में बदलिए यानी केल्विन में। तो इसमें जोड़िए, केल्विन में बदलने के लिए 273 को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां परम ताप में लाना पड़ेगा। अब यहां पर आपका V2 किस नियम से निकलेगा चार्ल्स के नियम से। चार्ल्स का नियम है V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2। अब V1 कितना है 100 और T1 कितना है, तो 3 7 2 9 200 और V2 निकालना है और T2 कितना है 3 7 4 11 2 1 3, क्लियर। तो V2 बराबर 313 गुना 100 अब बटे 293, काटिए तो। एक सौ 6 ऑप्शन में है, तब सही है, सही है। मिलीलीटर 1 लीटर, समझे सवाल को। आगे बढ़े। एक गुब्बारा में 2 लीटर गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर भरी जाती है। एक दूसरे स्थान पर जहां ताप 30 डिग्री है लाया जा गया।
अब गुब्बारा में गैस का आयतन क्या होगा, वायु दाब दोनों स्थान पर समान है, यानी दाब क्या है, समान है, यानी यहां पर भी चार्ल्स के नियम लागू होगा। V1 कितना है 2 लीटर और T1 कितना है 25 डिग्री, तो इसको तो 273 में बदलना, 273 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। और एक दूसरे स्थान जहां ताप 30 डिग्री है, गुब्बारा में गैस का आयतन क्या होगा, यानी दूसरी स्थिति में आपको V2 निकालना है और T1 कितना है 30 डिग्री, तो इसको आप 273 जोड़ दीजिए इसमें, तो 303 केल्विन। क्लियर है। अब तो सीधे चार्ल्स का नियम फिट कीजिए, V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2, V1 बाय T1 बराबर V2 बाय, V1 कितना है 2 लीटर और T1 कितना है 298 बराबर V2 निकालना है हमें और T2 है 303, तो V2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 303 गुना 2 अब बटे 298, तो 606 ए होगा। चलिए ए होगा दोस्तों, काट कर निकालिएगा, ए होगा। तिरसठ को बताइए प्लीज, 63 में किसका नियम लागू हुआ था, क्लियर हुआ ये सवाल। 1 मिनट, एक आदमी को 63 में दिक्कत है, 63 में तो देख बॉयल का नियम है, डायरेक्ट कुछ नहीं है सवाल में, इससे मागे मागे सवाल आप मैथ में बनाते होंगे क्या। किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया गैस का आयतन दुगुना होगा अगर दाब क्या है, दाब स्थिर है, मतलब चार्ल्स को याद करना ही पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए कि T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273, और इस पर V1 मान लीजिए क्या x है, मान लेते हैं। अब कह रहा किस ताप पर, यानी निकाल लेते हैं, यानी पूछ रहा किस ताप पर, T2 किस ताप पर 0 डिग्री पर लिया गया आयतन क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी V2 बराबर 2x। समझे, हमने माना 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर गैस का आयतन को कितना मान लिया x। अब करें किस ताप पर, किस ताप पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा, पहले हम x मान ले, तो अब गैस का आयतन दुगुना होकर कितना हो जाएगा, और दाब क्या है स्थिर है। निकालिए अब चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स का नियम है V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2, तो V1 कितना जी x और T1 कितना है 273, V2 बराबर 2x और T2 आपको x क्या हो गया कट गया, x कट गया, तो T2 बराबर 273 गुना 2 केल्विन, यानी 3 दूनी 6 7 दूनी 14 2 दूनी 4 546 केल्विन डिग्री सेल्सियस में है, तो 273 घटा दीजिए, और 273 घटाइएगा तो 273 ही बचेगा, 273 डिग्री सेल्सियस। तो
तो 273 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया आयतन पहले का दुगुन 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया आयतन 273 पर दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़े। रसोई गैस आग लगा है, देख लेते। एक रसोई गैस युक्त सिलेंडर 14.9 बार दाब पर रखा जाता है, रखा जा सकता है, मतलब यहां पर आएगा फटेगा। हाँ आग लगा है तो फटवे करे, हाँ फटने में पूछ रहा है। अच्छा गैलुसेक, गैलुसेक को याद करना पड़ेगा। सिलेंडर का दाब मापी पर 27 डिग्री पर 12 यानी कि T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। तो P1 कितना है 12 बार। अब कह रहा है कि भवन में अचानक आग लग जाने से वहां का ताप बढ़ने, बताइए कि किस तापमान पर, किस तापमान पर सिलेंडर फट जाएगा। सिलेंडर फटेगा तब जब दाब P2 बराबर कितना हो जाएगा 14., कह कि इतने दाब पर रखा जा सकता है, तो मतलब इतना दाब होगा तो फट जाएगा। हालांकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर में आएगा, यहां पर फटने पर आ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहां पर पहली स्थिति T1 P1 की, दूसरी स्थिति P1 T2 की। अब ऐसा रिलेशन तो गैलुसेक ही स्थापित किए हैं। याद कर लीजिए गैलुसेक को, गैलुसेक को याद कीजिएगा तो P1/T1 बराबर P2 और गैलुसेक भी परम ताप की बात किए हैं। गैलुसेक भी किसकी बात की है, तो इसको भी केल्विन में बदलना पड़ेगा। ये सीधे 300 केल्विन हो जाएगा। तो P1 है आपका 12 और T1 है आपका 300 और P2 आपका 14.9 और T2 है आपका निकालना। तो 1 मिनट, अब T2 निकलेगा 14.9 गुना 300 बटे 12, इतना केल्विन निकलेगा। निकालिए तो केल्विन निकालिए पहले। तीन सौ 372.5 केल्विन। ऑप्शन डिग्री में है, डिग्री सेल्सियस में 273 घटा लेते हैं, 5 9 6 99.5 डिग्री, इतना है ऑप्शन में, तो इतना पर फट जाएगा। सत्ताईस डिग्री 750 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 300 मिलीमीटर है। सामान्य ताप तथा दाब पर इस गैस का आयतन क्या होगा। T1 जो है आपका कितना है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन और इस पर आपका P1 है 700 और गैस का आयतन V1 कितना है 300। क्लियर। अब करें सामान्य ताप, तो सामान्य ताप तो 273 केल्विन को ही सामान्य ताप कहते हैं। सामान्य दाब पारा का 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारिक ऊंचाई के बराबर होता है। इस पर आयतन क्या होगा। अब इसमें चार्ल्स और बॉयल दोनों को फिट करना पड़ेगा। क्या चार्ल्स बॉयल दोनों को फिट करिए। चार्ल्स
और चार्ज को फिट बॉयल को फिट करिएगा, P1 V1 बराबर P2 V2, और चार्ज भी लगा दीजिएगा तो V1 बाय T1 बराबर V2 बाय, अब आपका निकल जाएगा V2। P1 कितना है 750, और V1 कितना है 300, और T1 कितना है 300। तो अच्छी बात है। P2 कितना है 760। सामान्य दाब 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है, और V2 आपको निकालना है, और T2 है कितना 200। ये तो 300 300 खलास हो गया, पहली बार काट दिए हम। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 750 गुना 273 अब बटे 760, अब बराबर V2 निकालिए। दो सौ 69.4 मिलीलीटर। ये वाला आंसर होगा सी वाला। आगे 27 डिग्री तथा 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर गैस के 1 मोल का आयतन निकाले। P1 है आपका 27 डिग्री है तो 300 केल्विन होगा, हाँ? और सॉरी ये T1 है, इसको T1 मान लेते हैं। और जरूरी नहीं इसी को आप T1 मान लीजिए, किसी को आप T2 मान लीजिए, किसी भी स्थिति को। तो T1 और T1 पर आपका P1 कितना है 2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन निकालना है। एसटीपी पर T1 कितना होता है 273 केल्विन। एसटीपी पर P1 कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एसटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। अब कहिए कोई दिक्कत है? बॉयल चार्ज दोनों को फिट कीजिए। 27 डिग्री यानी 300 केल्विन 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर 1 मोल का आयतन निकाले एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब टेम्परेचर 273, और एसटीपी पर एटमॉस्फेरिक में प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक, और इस पर मोलर आयतन कितना है 22.4 लीटर। तो इतना कुछ मालूम है, V1 नहीं निकलेगा। बताइए V1 नहीं निकलेगा? निकलेगा कैसे? बॉयल चार्ज दोनों को फिट करने पर P1 V1 बराबर P2 V2, अब V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2, और P1 कितना है 2, V1 कितना है निकालना है, और T1 कितना है 300, P2 कितना है। अच्छा इसको भी 1 मिनट, इसको भी 2m, इसको 2 मानेंगे। ये दूसरी स्थिति है दोस्तों, इसको आप क्या मानिए दूसरी स्थिति है, सॉरी। तो P2 है 1, V2 है 22.4, और T2 है 273। अब कहिए दोस्तों V1 निकल कर रेडी होगा कि नहीं? तो हो जाएगा 273 गुना 2 V1 बराबर 22.4 गुना 300। तो V1 बराबर हो गया 22.4 गुना 300 अब बटे 273 गुना 2। काटिए, अब काटिए ना, इतना जल्दी गज काट लिए। 12 लीटर ना, हाँ लीटर।
एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 4 लीटर। एनटीपी पर कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का आयतन, तो अब आपको 22 ग्राम को मोल में बदलना है। 22 ग्राम CO2 कितने मोल के बराबर होगा यह निकालना है। तो मोलों की संख्या बराबर, आप याद है कि भूल गए हैं? मोलों की संख्या बराबर ग्राम में बटे आणविक। ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 22। CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना, यानी कितना मोल? हाफ मोल। और 1 मोल का 22.4, तो आधा मोल का 11.2। एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो हम क्या किए, 22 ग्राम CO2 को मोल में कन्वर्ट कर दिए, और 22 ग्राम CO2 हाफ मोल के बराबर हुआ। 1 मोल CO2 का 22.4 होगा, तो हाफ मोल का 11.2 लीटर होगा। नेक्स्ट, एनटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का निकालिए। पहले इसको मोल में बदल दीजिए। मोल की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक, द्रव्यमान बटे आणविक। आणविक द्रव्यमान ऑक्सीजन का है, तो गैस में हमेशा क्या लेना है? अणु। गैस के सवाल में हमेशा किसका जिक्र करना है? अणु। तो 16 दूनी तो 1 बटे, यानी कितना? हाफ मोल हुआ, तो हाफ मोल कितने? 11.2 लीटर के बराबर होगा। अब किन्हीं को शक होगा कि ऑक्सीजन के लिए सीधे O काहे लिए, डायरेक्ट 16 काहे लिए? तो गैस का जो नियम है, ये जो क्वेश्चन नियम है मोलर द्रव्यमान वाला, ये क्वेश्चन मोलर द्रव्यमान और घनत्व के बीच, गैस के अणुओं के बीच संबंध स्थापित है, इसीलिए अणु का हम जिक्र करेंगे। वैसे भी आप समझ लीजिए, गैस को क्वेश्चन को किस पर सेट करना है? अणु पर सेट करना है। नेक्स्ट, किसी गैस के ग्राम अणु आयतन एनटीपी पर कितना? ग्राम अणु का मतलब क्या? मोल ही होता है। एनटीपी पर 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसको मोल में बदल लीजिए। अब फिर हम क्या लेंगे? H2 लेंगे, जिसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो मोल बराबर 10 बटे कितना मोल? 1 मोल का आयतन 5 के 20, 112 लीटर। आगे बढ़े। चलिए पहले मोल निकालिए। मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक। आणविक द्रव्यमान यानी कि 28, यानी कितना? 1 मोल। 1 मोल 22.4 लीटर। क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी तक सब आलतू फालतू केमिस्ट्री चल रहा था, समझे कि नहीं समझे? असली केमिस्ट्री अब स्टार्ट होगा। इसके बाद बिलियन वाला चैप्टर है, बिलियन, कोलाइड और निलंबन। बिलियन, कोलाइड, निलंबन में कुछ है ही नहीं। उसका नोट्स अभी तैयार हो जाएगा, सोमवार को हम दे देंगे। अगला क्लास में उसको पढ़ाने का कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग नोट पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगला क्लास में आप पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देते हैं क्या?